अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये तलुए आफ्ताब का वक्त था। सूरज उभरता आ रहा था। महाराजा राज्यपाल का बेटा लक्ष्मण पाल एक ख्याली जंगल कबीले के सरदार के भेष में शीला, राधा और दो मददगार फौजियों के साथ महाबन के जंगल के सामने वाले किनारे तक पहुंच चुका था। वो तीसरी रात यहाँ पहुंचे और रात यहाँ ही गुजारी थी। दिसंबर जनवरी के दिन थे। सर्दी सख्त थी और उनकी खुशकिस्मती थी कि वो रात को यहाँ पहुंचे थे और देख नहीं सकते थे कि ये दरिया का ऐसा किनारा है जो एक जगह से इतना अंदर को आ गया है कि झील बना हुआ है। और ये झील मगरमच्छों का मस्कन है। अगर इतनी ज़्यादा सर्दी न होती तो मगरमच्छ इन्हें जिंदा ना रहने देते। यहाँ करीब से कहीं उन्हें दरियाई जमुना पार करना था। लक्ष्मण पाल और शीला जाग उठे। राधा और उनके दो साथी जो तजर्बाकार और दिलेर फौजी थे अभी गहरी नींद सोए हुए थे। लक्ष्मण पाल ने शीला से कहा कि वो अकेला कुछ दूर आगे जाएगा। उसे बताया गया था कि दरिया पर कश्ती रान मिल जाते हैं जो उजरत पर दरिया पार करा देते हैं। वो चला तो शीला भी कुछ दूर तक उसके साथ चल पड़ी। ये इलाका भी जंगल था, झाड़ियाँ भी थीं। रात को वो ये इलाका नहीं देख सके थे। अब सूरज तलु हो चुका था। उन्हें सिवाय दरख्तों, झाड़ियों और कहीं कहीं टीलों टेकरियों के कुछ नजर नहीं आता था। दोनों चुपचाप जा रहे थे। तुम इतने खामोश क्यों हो लक्ष्मण? शीला ने रुक कर पूछा। ऐसी खामोशी खौफ की अलामत होती है। खौफ नहीं शीला। लक्ष्मण भी रुक गया और शीला को सर से पांव तक देखकर बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें एहसास नहीं कि इस जंगली लिबास में तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरे उस्ताद ने एक बार मुझे कहा था कि इंसान अपने कुदरती रंग में रहे तो उसकी सेहत और उसके चेहरे की रौनक बुढ़ापे में भी मांद नहीं पड़ती। शीला पर जैसे कुछ असर ही न हुआ हो। वो उसे चुपचाप देखती रही। होश में आओ लक्ष्मण, शीला ने धीमी मगर पुरआज़म आवाज़ में कहा। जागो, याद करो हम इधर क्यों आए हैं। अपनी मर्दानगी और जुर्रत पर औरत के हुस्न और जिस्म को सवार मत करो। हम मौत से खेलने आए हैं। मैं होश में हूँ राजकुमारी, लक्ष्मण ने कहा। जानता हूँ कि हम मौत से खेलने आए हैं, मगर डरता हूँ कि तुम्हारे जल परियों जैसे इस जिस्म के साथ मुसलमान खेलेंगे। वो अचानक बेताब हो गया और बोला, तुम यहीं रहो, मैं अकेला मिथिला जाऊंगा। गजनी के सुल्तान के सामने जाकर उसे कोई धोखा दिए बगैर कत्ल कर दूंगा। तुम और राधा वापस चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। मैं डर रहा हूँ, अपनी मौत से नहीं। मैं उस वक्त से डर रहा हूँ जब वो मुझे पकड़कर कत्ल कर देंगे और तुम्हें और राधा को अपने साथ ले जाएंगे। लक्ष्मण, शीला ने गरज कर कहा, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं अपना आप तुमसे बचा नहीं रही, मैं तुमसे दूर नहीं हट रही। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, मगर अब नहीं। मेरे चेहरे में गजनी के सुल्तान को देखो, मेरी आंखों में अपनी गैरत को देखो। जाओ, चले जाओ, कोई कश्ती देखो, हमें जमुना पार करना है। लक्ष्मण पाल घुटे हुए जिस्म का जंगजू जवान था। उसका सरापा बता रहा था कि तलवार का धनी है। उसने शीला को नज़र भर कर देखा और ये कहकर चला गया कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा, मैं भारत माता को मायूस नहीं करूँगा। मैं कश्ती का बंदोबस्त करके अभी आया। और वो दौड़ पड़ा। शीला उसे जाता देखती रही। जंगल की झाड़ियों ने लक्ष्मण को उसकी नज़रों से ओझल कर दिया, तो भी वो उधर ही देखती रही। अपने करीब शीला को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इत्मीनान से घूम कर देखा। इस गैराबाद जंगल में कौन हो सकता था? गजनी की फौज वहाँ से 20-25 मील दूर मिथिला में थी। यहाँ कोई और इंसान नहीं हो सकता था, मगर वो एक इंसान था जो आंखें फाड़े हुए उसे देखता आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी थी। उसका लिबास इस खित्ते के लोगों जैसा था। वो सरतपा हिंदुस्तानी था। उसका चेहरा भरा भरा और पुरशबाब था। वो शीला के करीब आ रुका। शीला, उस आदमी ने पूछा, मुझे धोखा तो नहीं हो रहा? तुम मंझ के राय चंदा की बहन नहीं हो, तुम जंगल की बेटी नहीं हो। मैं तुम्हें कल से छुप छुप कर देखता रहा हूँ। ये लक्ष्मण है ना जो अभी तुम्हारे पास खड़ा था, महाराजा कनौज का राजकुमार। और तुम कौन हो? शीला ने सरगोशी में पूछा। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा तो दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। शीला के सामने एक जवान चेहरा आ गया जो लक्ष्मण पाल की तरह खूबरू था और शबाब से दमक रहा था। उम्र लक्ष्मण जैसी थी। ओहो, शीला ने मुस्कुरा कर कहा, तरलोचन पाल, तुम यहीं हो अभी। तुम्हें यहीं होना चाहिए, मगर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तरलोचन पाल ने कहा, मैं चंद रोज पहले तुम्हारे भाई से मिलने गया था तो तुम्हारे साथ भी मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था
जब तुम अपने भाई के साथ लाहौर आई थी, अगर मैं चंद रोज पहले तुम्हें मंच में ना देखता तो मैं इस होलियों में तुम्हें पहचान ना सकता। मैं कल से छुप छुप कर तुम्हें देखता रहा हूँ। तुम जानती हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं गजनी की फौज की अगली पेशकदमी देख रहा हूँ। महाराज भीमपाल यहाँ से थोड़ी ही दूर हैं। तुम्हारे साथ राजकुमारी राधा है, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम लोग कहीं भागे जा रहे हो? वो लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर का छोटा भाई त्रिलोचन पाल था। शीला की शादी उसी के साथ हो रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी को सही इतला मिली थी कि भीमपाल नडर भी यहीं कहीं मौजूद है और उसके भाई भी उसके साथ हैं, और वो यहाँ राजू महाराजों को सुल्तान के खिलाफ मुतहिद करता फिर रहा है। इस सिलसिले में उसका छोटा भाई त्रिलोचन पाल बहरूप में मंज भी गया था और कनौज भी। इस सिलसिले में घूमते फिरते उसे शीला का ये अजीबो गरीब काफिला नजर आ गया। वो छुप कर उनका ताकुब करता रहा। आखिर सुबह लक्ष्मण और शीला को यहाँ देखा। लक्ष्मण चला गया और शीला अकेली रह गई। त्रिलोचन पाल से छुपाने की जरूरत नहीं थी कि ये काफिला कहाँ जा रहा है। शीला ने उसे बता दिया कि वो सुल्तान महमूद को कत्ल करने जा रहे हैं। क्या तुम्हारा भाई रायचंद अपनी बहन और बेटी से लड़ना चाहता है? त्रिलोचन ने कहा। राजपूतों की गैरत को क्या हो गया है? क्या वो मुसलमानों से डर गया है? हम उसे यकीन दिला चुके हैं कि अगर महमूद ने उसे शिकस्त दे दी तो हम उसकी शिकस्त का इंतकाम लेंगे। हम अभी अपनी फौज सामने नहीं लाए। हमने ये सोचा है कि सुल्तान महमूद यहाँ लड़ लड़ कर और कले फतह कर कर के थक जाए और उसकी फौज कमज़ोर हो जाए तो हम उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर दें। बेशक हम सुल्तान के बाँझ गुजार हैं, लेकिन हम मौका की तलाश में हैं। उसे कत्ल करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसे कत्ल ही करना है तो लक्ष्मण पाल जाए, उसके साथ 2 आदमी हैं। तुम और राधा यहीं से वापस चलो। शीला ने उसे बताया कि वो अपनी मर्जी से आई हैं। उसने ये भी बताया कि वो और राधा किस तरह सुल्तान महमूद और उसके सलारों को धोखा देंगी। त्रिलोचन पाल ने उसे कहा कि मुसलमान इतनी जल्दी धोखे में नहीं आएंगे, अलबत्ता वो खुद ही धोखे में आकर गजनी पहुंचा दी जाएंगी और उन्हें रकासा बना दिया जाएगा या सलारों की दश्तें बनी रहेंगी। शीला ने उसे राजपूती गैरत याद दिलाई, अपना आज़म बताया, मगर त्रिलोचन पाल की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है वो इतने बड़े खतरे में जाए। फिर मेरी जगह तुम जाओ, शीला ने उसे गुस्से से कहा। तुम बुज़दिलों और चोरों की तरह जंगलों में भेष बदल कर मारे मारे फिर रहे हो। तुम गजनी के बाज गुजार हो तो ये भी तुम्हारी बुज़दिली का सबूत है। तुम मुसलमानों से डरते हो। सुल्तान ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ नहीं डाल रखी। अपनी फौज को यहाँ लाओ और सुल्तान को ललकार कर कहो कि तुम उसे बाज नहीं दोगे। यहाँ मित्रा के मंदिर तबाह हो गए। तुम वहाँ मुसलमानों की अजानें सुन रहे हो, मगर तुम्हारी गैरत सो रही है और तुम दूसरों को भड़काते फिर रहे हो। मेरी गैरत मुझे घर से निकाल रही है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो। त्रिलोचन पाल ने गुस्से से कहा, मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं किसी की होने वाली बीवी नहीं। शीला ने कहा, मैं उसकी बीवी बनूंगी जो सुल्तान महमूद को कत्ल करेगा, और वो लक्ष्मण पाल होगा। वो मारा गया तो महमूद मेरे हाथों कत्ल होगा, राधा के हाथों कत्ल होगा। उस मुसलमान की जान अब मेरी मुट्ठी में है। उसने मुट्ठी बंद करके और दांत पीस कर कहा, मेरे ये हाथ मेहंदी से नहीं महमूद के खून से लाल होंगे। मंज की कोई राजपूत लड़की किसी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी। ये तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने गजनी वालों से शिकस्त पे शिकस्त खाई और तुम खजाना बाज में लुटा रहे हो। ये मेरे भाई का फैसला था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। मेरा फैसला सुन लो त्रिलोचन, मुझे तुम जैसे बुज़दिलों से नफरत है। औरत राजपूत की हो या राज मजदूर की, वो भड़क उठे तो दरियाओं को आग लगा देती है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरा साथ लक्ष्मण से है। यहाँ नहीं तो आकाश पर हमारी शादी होगी और तुम इन जंगलों में भटकते फिरोगे। तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जा सकता। त्रिलोचन पाल कहर से उसकी तरफ लपका। शीला पीछे को दौड़ी। त्रिलोचन उसकी तरफ दौड़ा। शीला एक टेकरी की ओट में चली गई। त्रिलोचन पाल उस तरफ गया तो उसे शीला एक दरख्त के साथ खड़ी नजर आई। वहाँ दरख्त ज्यादा थे और दरिया बाहर को आया हुआ था। यह झील सी बनी हुई थी। त्रिलोचन पाल ने शीला को एक बार फिर कहा कि वो उसके पास आ जाए। शीला ने ललकार कर कहा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आऊँगी कि तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ। सुल्तान महमूद से पहले मैं तुम्हें कत्ल करूँगी। वो उल्टे पाँव पीछे हटने लगी। त्रिलोचन पाल वहीं खड़ा उसे कह रहा था, तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो और पीछे हट गई। त्रिलोचन पाल ने घबराई हुई आवाज में कहा, आगे को भागो शीला, पीछे ना जाना। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी।
शीला ने कहा। वो समझ ना सकी कि तरलोचन उसे कितने बड़े खतरे से खबरदार कर रहा है। तरलोचन पाल एक बार फिर चिल्लाया, मगर बेसुध। एक मगरमच्छ जो करीबी कहीं छुपा हुआ था, शीला के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। उधर मगरमच्छ आगे बढ़ा। इधर से शीला ने बेखबरी में एक कदम और पीछे हटाया तो मगरमच्छ ने उसे कमर से दांतों के शिकंजे में जकड़ लिया। शीला की चीखें इस कदर बुलंद और होलनाक थीं कि राधा जो उससे दूर सोई हुई थी जाग उठी। उसने देखा कि लक्ष्मण पाल भी नहीं, शीला भी नहीं। उसने दोनों फौजियों को जगाया और उनके साथ उधर को दौड़ी जिधर से चीखें सुनाई दी थीं। तरलोचन पाल एक झाड़ी के पीछे हो गया। लक्ष्मण पाल के दोनों फौजी वहां पहुंचे तो एक सीटी सुनाई दी। तरलोचन ने मुंह में उंगली रखकर बजाई थी। कहीं से दो तीर आए। लक्ष्मण पाल के दोनों साथी एक एक तीर से ऊंधे हो गए। ये तरलोचन पाल के उन दो मुहावजों के तीर थे जो कहीं छुपे हुए थे। राधा ने ना देखा। उसे पानी के किनारे एक मगरमच्छ नजर आया जिसके मुंह में शीला चीख रही थी और मगरमच्छ अपने गज गज लंबे जबड़े उछाल उछाल कर उसे निगल रहा था। राधा को चक्कर आने लगा। उसने देखा कि शीला का सिर्फ एक बाजू मगरमच्छ के मुंह से बाहर रह गया था और उसके रेशम जैसे बाल भी नजर आ रहे थे। राधा की आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तरलोचन पाल राधा की तरफ बढ़ा तो उसे अपने एक मुहाफिज की आवाज़ सुनाई दी, राजकुमार, मुसलमान फौजी आ रहे हैं। तरलोचन पाल वहां से पीछे हटा और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद गजनी के 4 घुड़सवार वहां आ गए जहां से तरलोचन पाल भागा था। उन्हें दूर घोड़े दौड़ने की आवाज़ आई। ये तरलोचन पाल और उसके साथियों के घोड़े थे जिन्हें वो दूर कहीं छोड़ आए थे। अगर तरलोचन पाल के मुहाफिज गजनी के फौजियों को न देख लेते तो उन्हें बहुत बड़ा शिकार मिल जाता। तरलोचन पाल पकड़ा जाता तो उससे मालूम किया जा सकता था कि भीमपाल नडर कहाँ है। लक्ष्मण पाल कश्ती की तलाश में निकल गया था। गजनी के उन फौजियों में एक नायब सलार था और बाकी 3 उसके दस्तों के कमानदार थे। वो मिथिला से आए थे और उन्होंने घोड़ों पर दरिया पार किया था। चूंकि कुछ रोज बाद पेशकदमी होने वाली थी, इसलिए नायब सलार दरिया और उससे आगे का जायजा ले रहा था और इस इलाके में मिथिला के दिफा के लिए 2-3 चौकियां भी कायम करनी थीं। वो जब दरिया की बनी हुई झील के करीब आए तो उन्हें एक लड़की बेहोश पड़ी नजर आई। जरा परे उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई दिया जो आधा पानी में था। उसके मुंह से लटकता हुआ एक बाजू नजर आ रहा था और मुंह से लंबे लंबे बाल भी लटक रहे थे। नायब सलार ने एक और मगरमच्छ देखा जो बेहोश राधा की तरफ आ रहा था। नायब सलार ने घोड़े को एड़ लगाई। उसके कमानदारों ने भी घोड़े दौड़ाए। दोनों मगरमच्छ पानी में गायब हो गए। नायब सलार ने कमानदारों से कहा, यह कोई बहुत खूबसूरत जंगली लड़की मालूम होती है, इसे उठा ले चलो। राधा को एक घोड़े पर डाल लिया गया। वहां से हटकर वो इधर उधर देखने लगे कि शायद इसके साथ कोई लोग कहीं ठहरे हुए हों। उन्हें 2 लाशें दिखाई दी। दोनों में एक एक तीर उतरा हुआ था। उन्हें एक जगह 5 घोड़े, 2 खच्चर और 2 हिरन खड़े नजर आए। जमीन पर बिस्तर बिछे हुए थे। सामान की तलाशी ली गई। उसमें से हथियार और सोने के बेशुमार सिक्के बरामद हुए। कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई जो शक पैदा करती थीं। नायब सलार पुराना तजर्बाकार आदमी था। उसने राधा को, जो अभी तक बेहोश थी, गौर से देखा और कहा कि ये लड़की जंगली नहीं हो सकती। उसने राधा को घोड़े से उतरवा कर मुंह में पानी टपकाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसने आंखें खोल दी। फौरन ही वो उठ बैठी और यह देखे बगैर कि उसके पास कौन खड़ा है, उसने उठकर चिल्लाना शुरू कर दिया, शीला, लक्ष्मण पाल। वो दौड़ पड़ी, राजकुमार कहाँ हो? नायब सलार ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि वो कौन से राजकुमार को बुला रही है। राधा इस कदर हवास बख्ता थी कि उसके मुंह से निकल गया, कनौज का राजकुमार लक्ष्मण पाल, तुमने उसे देखा है? वो चौंक पड़ी और उसने लबोलेजा बदल कर अदाकारी शुरू कर दी। मैं कनौज के करीब के एक जंगल के कबीले की लड़की हूँ। हम गजनी के सुल्तान के पास मुसलमान होने के लिए जा रहे हैं। कबीले का नाम क्या है? नायब सलार ने पूछा। और वो जंगल कनौज से कितनी दूर है? लड़की घबरा गई। उसे किसी ने कभी यह नहीं बताया था कि हर कबीले का नाम भी होता है। उसने जंगल के मुतालिक बताया तो नायब सलार ने कहा, देखो लड़की, मैं गजनी का रहने वाला हूँ और तुम्हारी ज़बान बोल रहा हूँ। इससे समझ लो कि मैं तुम्हारे इलाके से वाकिफ़ हूँ। मैं कनौज के इर्द गिर्द का इलाका देख आया हूँ। वहाँ कोई ऐसा जंगल नहीं है जिसमें इतना खूबसूरत कबीला रहता हो जितनी खूबसूरत तुम हो। लड़की का राजपूती खून जोश में आ गया। उसने नायब सलार और कमानदारों को ललकारना शुरू कर दिया, खबरदार मेरे करीब न आना, मैं जिंदा तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। नायब सलार ने उसे बाजू से पकड़ कर कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे हाथ आई हो।
तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुमने लिबास ऐसा उरियां पहन रखा है कि इस जंगल में किसी के हाथ आ जाओ तो वह तुम्हें अपनी बेटी और बहन नहीं कहेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी नीयत में फतूर नहीं आएगा, और अगर तुम मुझे झांसे देती रहोगी तो मैं तुम्हें इन तीनों के हवाले करके खुद चला जाऊंगा। इन्हें अच्छी तरह देख लो। अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो बता दो कि तुम लोग कौन हो और राजकुमार लक्ष्मण पाल कहाँ है और यहाँ क्यों आया है। राधा अपने काफले के सामान की तरफ दौड़ी। सब उसे देखते रहे। उसने सामान से छोटी सी एक डबिया निकाली। वो उठकर तेजी से डबिया खोलने और दूसरी तरफ दौड़ने लगी। उसे पकड़ लिया गया। उसके हाथ से डबिया छीन कर नायब सलार ने उससे पूछा, ये जहर है ना? सुनो लड़की, तुम्हारा तड़पना और भागना बेकार है। तुम हमारी कैदी हो, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। नायब सलार के हुक्म से उसे एक घोड़े पर बिठा दिया गया जिसकी लगाम एक कमानदार के हाथ में थी। नाजरीन, लक्ष्मण पाल मायूस वापस आ रहा था। उसे अलग थलग कोई कश्ती ना मिली। वहाँ बड़ी कश्तियाँ थीं जो बहुत से मुसाफिरों को पार ले जाती थीं। वो घोड़ों और खच्चरों को भी पार ले जाना चाहता था। उनके लिए कश्ती नहीं मिल रही थी। वो झील से जरा हटकर गुजरा तो उसे खुश्की पर एक मगरमच्छ नजर आया जो एक इंसान को उगल रहा था। मगरमच्छ शिकार को खाने का यह तरीका इख्तियार करता है कि पहले उसे निगल कर जान से मार देता है, फिर उसे खुश्की पर उगलकर उसके गलने सड़ने का इंतजार करता है। जब लाश या किसी जानवर का मुर्दार गलकर नरम हो जाता है तो उसे निगल लेता है। शीला को निगलने के बाद मगरमच्छ खुश्की पर आकर उसे उगल रहा था। लक्ष्मण पाल ने देखा कि लाश के लंबे लंबे बाल थे और लिबास। उसका जिस्म कांपने लगा। वो यकीन नहीं करना चाहता था कि यह शीला की लाश है। उसने टेकरी पर चढ़कर देखा तो उसे लाश का चेहरा साफ नजर आने लगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसमें तो अब उधर देखने की हिम्मत भी नहीं रही थी। लक्ष्मण पाल आंखों पर हाथ रखकर टेकरी की दूसरी तरफ उतरा तो उसे अपने दो साथियों की लाशें नजर आईं। वो उन्हें देख ही रहा था कि उसे राधा की चीखनुमा आवाज सुनाई दी, लक्ष्मण पाल। उसने उधर देखा तो सुन होकर रह गया। राधा गजनी के फौजियों के कब्जे में थी। लक्ष्मण ने भाग उठने के लिए इधर उधर देखा तो उसे नायब सलार की आवाज सुनाई दी, घोड़े से तेज नहीं भाग सकोगे लड़के, इधर आओ जिंदा रहोगे। उसे एक घोड़े पर बिठाकर नायब सलार ने कमानदारों से कहा कि वापस चलो। वो लक्ष्मण पाल को अपने साथ लेकर सबसे पीछे रहा। उसने कहा, इस लड़की ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए हम इसे पूरी इज्जत के साथ मिथिला ले जा रहे हैं। तुम इसके साथ रहना और देखना कोई मर्द इसके जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन इसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना सच बोलोगे। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम शायद तस्वुर में नहीं ला सकोगे कि इसके साथ क्या सलूक होगा। देखो ये लड़की कितनी खूबसूरत है। अगर मैं ना होता तो ये तीन फौजी इस लड़की को इस तरह इज्जत से मिथिला ना ले जाते। बोलो राजकुमार, मुझे बताओ कि कनौज का राजकुमार इस अजीब हुलिया में यहाँ क्यों आया है। अगर आप हम दोनों को छोड़ दें तो मैं आपको इतना मुआवजा दूंगा जितना आप कहेंगे। लक्ष्मण पाल ने कहा, आप चारों मेरे साथ कनौज चलें, मैं आपके घोड़े सोने से लाद दूंगा। अगर हमें इनाम का ख्याल होता तो ये इतनी हसीन लड़की बहुत बड़ा इनाम है जो हमने ले लिया है। नायब सलार ने कहा, और तुम्हारे सामान से सोने के बेशुमार सिक्के भी मिले हैं जो हम चारों आपस में बांट सकते हैं। तुम मुझे कनौज ले जाना चाहते हो, हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से हम खुद अपने घोड़े सोने से लाद लेंगे। मैं तो तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, सच बोलो और इनाम में अपनी जान और ये लड़की ले जाओ। वो चलते गए और उन्होंने घोड़ों पर दरिया पार किया। वो जंगलों में से गुजरे, वीरानों में से गुजरे। सूरज गरूब हो गया तो तरीके में चलते रहे। रास्ते में जरा आराम के लिए रुके। किसी ने भी राधा के साथ बात ना की। रात खासी गुजर चुकी थी जब ये काफिला मिथिला के करीब पहुंच गया। लक्ष्मण पाल के साथ तमाम राह नायब सलार ने कोई बात नहीं की थी। उसने लक्ष्मण से एक ही बार कहा था कि वो सच सच बता दे कि यहाँ क्यों आया है। लक्ष्मण पाल ने इनाम पेश करने के सिवा कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब यह टोला मिथिला में दाखिल होने लगा तो लक्ष्मण पाल ने लपे कर नायब सलार के बाजू पर हाथ रख दिया। मैं सच बोलूँगा, उसने कहा, यहीं सुन लें, मैं आपके सुल्तान को कत्ल करने आया था। और उसने अपना तमाम तर मनसूबा सुना दिया, मगर यह न बता सका कि शीला मगरमच्छ के पेट में कैसे पहुंची और उसके दो साथियों को तीर से किसने हलाक किया है। उसने कहा, मैंने आपकी सज़ा के डर से इतराफ़ नहीं किया, मैं आपके चारों के इखलाक से मुतासिर होकर मजबूर हो गया हूँ कि आपके सामने सच बोलूँ। आपने मेरा इतना बड़ा इनाम ठुकरा दिया। मुझे ये खतरा परेशान करता रहा कि आप इस लड़की को ख़राब करेंगे, मगर आपको जैसे एहसास ही नहीं था कि आपके कब्ज़े में इतनी हसीन लड़की है जो गजनी ने भी पैदा ना की होगी।
आपने तमाम रास्ते हमारे साथ कोई बात नहीं की। मैं समझ गया हूँ कि आपकी फतह का राज क्या है। अब मुझे सच बोलने का इनाम दें। इनाम सिर्फ इतना है कि मुझे बेशक जलाद के हवाले कर दें, लेकिन इस लड़की को इसके माँ बाप के पास वापस भेज दें। इसकी दिलेरी और जुर्रत देखें। अगर आप वाकई जंगजू हैं तो एक जंगजू बाप की गैरतमंद बेटी को उसकी दिलेरी का खराज दें। यह कुंवारी लड़की है, इसका फैसला सुल्तान महमूद करेंगे। नायब सलार ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यह लड़की कुंवारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जलाद के हवाले नहीं किया जाएगा। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, हम तुम्हें जलाद के हवाले नहीं करेंगे। सुल्तान महमूद ने लक्ष्मण पाल की ज़बानी वही कहानी जो उसने नायब सलार को सुनाई थी सुनकर उसे कहा, हम तुम जैसे बेटों और इस लड़की जैसी बेटियों की दिल से कदर करते हैं। सजाए मौत तो बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हें ताना भी नहीं देंगे कि तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। हम गैरतमंद दुश्मन की इज्जत किया करते हैं। मुझे कत्ल करने की तुम्हें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी। कामयाबी और नाकामी तुम्हारे कृष्ण वाद्यों और हर हर महादेव के इख्तियार में नहीं, हमारे खुदा के इख्तियार में है। यह है खुदा का वो पैगाम जो मैं हिंदुस्तान से लाया हूँ। सुल्तान महमूद ने अपने तर्जमान से कहा, इस शहजादे से कहो कि लड़की के बाप से कहे कि मैंने मंज के राजपूतों की गैरत और जुर्रत की बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन गैरत वालों की बेटियां यूं नंगी होकर अपने दुश्मन के लिए हसीन धोखा बन के उसके पास नहीं जाया करती। और इस शहजादे से कहो कि अपने बाप से कह दे कि हम आ रहे हैं और वो हमें कत्ल करने के लिए सामने आए। और इस शहजादे से कहो कि हम उसे यरगमाल के तौर पर रख सकते थे, मगर हम ओछे नहीं। हम अपनी शर्तें मैदान जंग में मनवाया करते हैं। तर्जमान ने लक्ष्मण पाल को बताया कि सुल्तान क्या कह रहे हैं और हम इस शहजादे से कोई फौजी राज भी नहीं लेंगे। सुल्तान महमूद ने कहा, इसे कहो कि हम कनौज के अंदर और बाहर से वाकिफ़ हैं। हमारी आंखें कनौज के किले के अंदर हैं। लक्ष्मण पाल सुल्तान महमूद के चेहरे पर नजरें गड़े हुए था। वो हैरत के आलम में था। राधा भी हैरान थी कि सुल्तान महमूद उनकी किस्मत का क्या फैसला कर रहा है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।